ऐसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि जनता को, आप दूसरों को कहते हैं कि वो जुमलेबाज है, दिस दैट, तो वहाँ तो किसी ने नहीं कहा था कि 15, वहाँ तो प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा था कि आपके खाते में हम 15 लाख रुपए डाल देंगे। तो बिहार तो ठगे ही जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि अखाड़ा बने, हम नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिकल बिहार जो है पॉलिटिकल अखाड़ा बने। वो चाहे भाजपा के इनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे या इन लोग के आपस में किसी तरह का समन्वय में किसी तरह की कमी हो अभाव, पार्टी तो खत्म के कगार पे ही है। तो मैं समझता है कि इसमें तो लाभ तो आरजेडी और बीजेपी को ही होना है। ये जो खेल हुआ है उसको मैं खेल ही कहूँगा। ये जो खेल जिस तरह से खेला गया, कोई कारण न बताकर अचानक बड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो क्या 2017 में बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे। नमस्कार, आप न्यूज फोर देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। टोटल 31 विधायक मंत्री का शपथ लिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय। कैसे देख रहे हैं, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, 31 मंत्री बनाए गए हैं, आगे इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आज भी नीतीश कुमार ही, जैसे बिहार में हमेशा होता है कि सरकार चाहे जिसके साथ बनाए, दोस्ती चाहे जिसके साथ करें, उनकी दोस्ती हमेशा पानी और तेल की तरह होती है, जिसमें वो तेल होते हैं और उनका पार्टनर पानी होता है। वो हमेशा ऊपर रहते हैं, संख्या में भले ही कम हो लेकिन सबसे ऊपर वही रहते हैं। तो आज भी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। कई महत्वपूर्ण विभाग, लगभग सारे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास में, एक आध को छोड़कर। तो सरकार तो अभी भी नीतीश जी की सरकार ही है। ये निश्चित रूप से है कि आरजेडी अब इसमें पार्टनर बनी है। एक नया युवा, जैसा कल मुख्यमंत्री जी कह भी रहे थे कि एक युवा के साथ में उन्होंने अभी गठबंधन किया है, तो निश्चित रूप से थोड़ा तो परिवर्तन होगा। और मुझे जैसा लगता है कि पिछले जो 5 वर्षों से जो सरकार चल रही थी, वो सरकार एक निरंकुश सरकार थी, जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी तय करते थे कि हर मंत्रालय कैसे चलेगा, और वो अपने सचिवों के माध्यम से वो काम करवा लेते थे। मेरा मानना है कि जो पिछले बार 20 महीने के बाद ही जो रूठ गए थे, उसका कारण यही था कि जो संगठन, जो उनके जो घटक दल के जो मंत्री थे, उनके सहयोगी जो दल के जो मंत्री थे, वो सचिवों की बात पर नहीं चल रहे थे। वो अपने तरीके से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो उसमें असहज हुए थे। आज भी बदलने वाला नहीं है। राजद के, कांग्रेस के जो सांसद, जो विधायक जो बने हैं मंत्री, वो अपने मंत्रालय को अपने तरीके से ही चलाना चाहेंगे। तो ये एक परिवर्तन होगा। तो मैं इसमें बिहार के लिए बेहतरी देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति लंबे समय तक क्या होता है, उनके आइडियाज़ पुराने होने लगते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और काफ़ी हद तक वो फिर अपने जो नौकरशाहों के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। तो इस बार कम से कम ये जरूर होगा कि नए आइडिया के लोग आएंगे। काफ़ी युवा लोग मंत्री बने हैं, तो मैं तो ये अपेक्षा करूंगा, क्योंकि देखिए ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि सरकार किसकी बने और कैसे बने। मेरे कंट्रोल में नहीं कि कौन मंत्री बने। और राजनीति में जो है एक क्वालिफिकेशन और योग्यता और टैलेंट, इसका बहुत महत्व नहीं होता है। जिसके साथ में संख्या है, जिसके साथ में गणित है, वही सत्ता में काबिज होता है। तो आज जिनके पास में नंबर है, आज 164 की संख्या लेकर सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से वही सही है और वो जो करेंगे वही होगा। मेरी बस यही ईश्वर से प्रार्थना होगी और सरकार से भी अपेक्षा होगी, जो कि है अभी तक, तो आज ही शुरू हुआ है, आज ही कोई कारण नहीं है कि हम खोट निकालना शुरू कर दें। मेरी ये जरूर अपेक्षा है, जिस तरह से इस बार का बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी जी का ही बदला हुआ है, कि ईश्वर करे कि बिहार में कुछ अच्छा काम हो। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कल गला फाड़ फाड़ के कह भी रहे थे कि बिहार में विकास होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, 10 लाख क्यों 20 लाख नौकरियां रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, उस पर मैंने काफ़ी सोच रखा है, काम कर रखा है। तो यहाँ ये जरूर प्रश्न बनता है कि मैं तो प्रतिपक्ष में नहीं, अच्छा काम करेंगे तो प्रशंसा भी करूँगा और जो पसंद नहीं आएगा तो प्रश्न भी करूँगा। निष्पक्ष होने का एक ये फ़ायदा होता है। तो ये जरूर मैं पूछना चाहूँगा निष्पक्ष के रूप में कि मुख्यमंत्री जी 2005 से तो आप ही थे, तो इतना बढ़िया आइडिया छुपा के क्यों रखे थे? इतना लंबा समय, अगर आज से 18 साल पहले, 17 साल पहले वो सब आइडिया लगा दिए होते, ऐसे ही हर कार्यकाल में 20-20 लाख नौकरी दी होती, तब तक जो 1-8 करोड़ नौकरी रोजगार यहाँ हो गया होता, तो बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। और जिस तरह का दृश्य हमको देखने को मिला कोरोना के प्रथम काल में, तो ये सब देखने को नहीं मिलता। का असर दिखने लगा नीतीश कुमार में भी क्या? अब देखिए, ये मैं व्यक्ति के नाम लेकर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और मुख्यमंत्री जी की जरूर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की सरकार चलती आ रही है। तो उनसे मैं कह सकता हूँ कि अगर आप आज कह रहे हैं, अचानक कल 15 अगस्त को आज़ादी के 75वें वर्ष पर आपको अचानक आइडिया आया कि हम 20 लाख 10 लाख क्यों 10 लाख जब वो कहे थे,
तेजस्वी जी ने अपने घोषणा पत्र में जब 10 लाख की बात करी थी तो आपने उनका मजाक उड़ाया था कि कहाँ 10 लाख नौकरी दोगे, मतलब क्या जादू जादू है। और आज कहते हो 10 लाख क्यों 20 लाख देंगे। तो ये कुछ विरोधाभासी लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि जनता को, आप दूसरों को कहते हैं कि वो जुमलेबाज है, दिस दैट, तो वहाँ तो किसी ने नहीं कहा था कि 15, वहाँ तो प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा था कि आपके खाते में हम 15 लाख रुपए डाल देंगे। उन्होंने कहा कि जितना रुपया विदेशों में गया सब आ जाए तो एक एक आदमी के हिस्से 15 लाख होता है। ये एक जुमला कहिए या एक उदाहरण देना कहिए या एक उपमा अलंकार कहिए, ये उपमा के रूप में कहा गया कि अगर आ जाए तो इतने हिस्सा पड़े। और ये केवल अपने दम पर नहीं कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी सबका लिस्ट लेके घूम रहे थे, विपक्ष के और भी कई नेता जो थे लिस्ट लेके घूम रहे थे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कहना था कि अगर ये बातें सही हैं तो पैसा अगर आ जाए तो लोगों में बढ़े, तो उसको तो आप लोगों ने समझ लिया जैसे कि अकाउंट पर ट्रांसफर करने की बात है। और आज जो आप मंच पर अभी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज बिहार की जनता को आपने 20 लाख रुपये नौकरी का जो वादा किया है तो छलावा साबित न हो, इसकी अपेक्षा मुझे जरूर रहेगी। तेजस्वी यादव ने मंत्रिमंडल के विस्तार होने से पहले कहा था कि इस बार A to Z को साथ लेकर चलेंगे। इस बार के जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए जाएंगे उनमें उनकी छवि पर किसी तरह का कोई जो है वो दाग नहीं रहेगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ब्रह्मजनों की संख्या उसमें कम है। ब्रह्मजनों में कहा जाए तो सिर्फ एक कार्तिक मास्टर ही हैं जो ब्रह्मजन में भूमिहार समाज से आते हैं, और ब्राह्मण कोई नहीं बना है, और ब्रह्मजन भी भूमिहार समाज से भी सिर्फ एक ही बना है, जबकि दूसरे समाजों को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि अगड़ा पिछड़ा का ख्याल रखा गया है, और सरकार जो है पिछड़ों की सरकार बनी। अगर आप संख्या बल देखिएगा तो आप पाइएगा कि 8 यादव हैं, 5 जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, मतलब मुसलमान समुदाय से लोग हैं, इसके बाद से 6 दलित हैं, 5 दलित हैं, 5 मुस्लिम हैं, 6 दलित हैं, 6 दलित हैं, फिर अति पिछड़ा की संख्या भी ठीक ठाक है, कुशवाहा भी है, उस हिसाब से देखा राजपूत भी 3 हैं, लेकिन हाँ सब हैं। लेकिन ब्रह्मजन समाज जिनकी हालांकि लोग कम आंकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ब्राह्मण भूमिहार मिला के करीब 13% वोट है। 13% वोट जिसका है, आप अच्छा है, आप जातिगत जनगणना करने जा ही रहे हैं, मालूम चल जाएगा कि किसका क्या है। अब तो बात नहीं बनाइएगा, कहीं जनगणना में ही कोई अगर गड़बड़ कर दीजिएगा तो नहीं मालूम है, लेकिन ठीक से जनगणना कीजिएगा तो जो एक छलावा चल रहा है कि फलाना इतना संख्या में हो गया, हुआ होगा। जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये जो तरह प्रबुद्ध लोग जो हैं उनके बच्चों की संख्या कम होती है, तो निश्चित रूप से कालांतर में संख्या घटी है परसेंटेज वाइज, लेकिन तब भी 12-13% वोट है ब्रह्मजनों का। उसके हिसाब से इसमें वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राजद की तरफ से मात्र 1 ब्रह्मजन मिला है और उधर से 2 ब्रह्मजन आया है, एक ब्राह्मण और एक भूमिहार उधर से हैं, तो उनकी संख्या भी कम थी। 11 में अगर एक दिए तो मैं तो नहीं कहूँगा कि वहाँ कोई कम दिया गया है, लेकिन कांग्रेस और राजद ने जरूर जो है ब्रह्मजनों को छोड़ कर काम किया है। और ये एक अवसर था, ये एक अवसर था, ब्रह्मजनों के अंदर एक आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिस तरह से पिछले बार में चुनाव में टिकटॉक में किया गया है और जिस तरह से अनदेखी की गई है, या उनके संगठन में भी जिस तरह से अनदेखी की गई है, तो उसे एक आक्रोश था, एक माहौल। लगता है कि अब वो बीजेपी के पाले अब बीजेपी के पाले जाए ना जाए, लेकिन आपसे भी कोई मोह होने का कोई कारण नहीं है। ये जो आप कह रहे थे कि नहीं हम करेंगे, और एक MYB वाली बात जो चल रही थी, मुझे नहीं लगता है कि उसको साधा गया है, क्योंकि कार्तिक मास्टर भी जो हैं वो एक अभी नए नेता बने हैं, वो भी कोई पुराने नेता नहीं, उनका कोई जनाधार नहीं है, अच्छे आदमी हैं और सरकार मंत्री के रूप में अच्छा काम करेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हुआ है जिसका कोई धमाका हो जाए, धमाल हो जाए, पूरे बिहार के भूमिहार समाज में लगे कि अरे बड़ा हमको बहुत सम्मान मिल गया, ऐसा कुछ प्रतीत तो नहीं हो रहा है। क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है क्या स्मूथली चल पाएगी? क्या 2025 तक सरकार जो है वो बिहार में, क्या महाराष्ट्र की सरकार स्मूथली चल पाई? जनादेश मिला था NDA को रूल करने का, और जिस तरह से वहाँ महाविकास आघाड़ी बनाया गया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा करके जो कुनबा बनाया गया था, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो उसकी जड़ खोदने में लगी हुई थी। समय लगा, 2.5 साल जरूर लग गए, लेकिन जड़ तो खोद ही दिए। आज अस्तित्व का खतरा हो गया शिवसेना के सामने और कांग्रेस जैसे पार्टियों के सामने। लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, आसान नहीं होगा, क्योंकि 164 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत चिकना रास्ता होने वाला है, उबड़ खाबड़ तो रहेगा। अब ये कितना उबड़ खाबड़ रहता है, ये आने वाले दिन में आपको भी देखने को मिलेगा, हम लोग भी
फिंगर्स क्रॉस्ड हम लोग भी अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि हम तो यही चाहेंगे कि बिहार में जो भी सरकार हो अच्छे से काम करे और बिहार के विकास पर ध्यान दे, पलायन रोकने पर काम करे, बेरोजगारी दूर करने पर काम करे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करना बाकी है, स्वास्थ्य भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लचर है, उस पर काम करना बाकी है। तो इन चीज़ों में अभी बहुत काम करना बाकी है। सड़कें तो बनी हैं, अब सड़कों को जो है सो रिन्यूअल करना है, कुछ जहाँ सड़कें नहीं बनी है वहाँ बनाना है। तो इस तरह से काम बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए अगर काम नहीं होता है, अगर शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था पर ठीक से काम नहीं होता है तो बिहार तो ठगे ही जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि अखाड़ा बने, हम नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिकल बिहार जो है पॉलिटिकल अखाड़ा बने, वो चाहे भाजपा के इनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे या इन लोग के आपस में किसी तरह का समन्वय में किसी तरह की कमी हो, अभाव हो। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के बनने से पहले ही उन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही इस बात को भी उठाया कि जब 2017 से जो मामला चल रहा है IRCTC होटल घोटाले मामले में, तो आखिरकार अब तक के उस पर क्यों नहीं जांच हुई। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ललन सिंह आज जो बोल रहे हैं उन्हीं का दिन है, लालू परिवार के खिलाफ जो है उन्होंने ही जांच का जो है ये किया था। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है, आखिरकार ये क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव के ऊपर भी कुछ खतरा है? देखिए, जब केस है और जब एजेंसियां उस पर जांच कर रही हैं तो निश्चित रूप से केस तो तैयार हो ही रहा होगा। आपने देखा होगा हेराल्ड हाउस वाले मामले में बहुत दिनों से केस चल रहा था, अब जाकर उसमें कुछ रिजल्ट दिखना चालू हुआ है, जब लगातार नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जो हुआ। तो निश्चित रूप से अगर 2017 से ये मामले चले हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक विधायक को अरेस्ट भी किया गया है, तिहाड़ जेल में हैं, जो कि लालू जी के बहुत करीबी विधायक रहे हैं और मैंने खास राजदार रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब तो एजेंसियां जवाब दे पाएंगी कि ये कब तक वो मुकम्मल करेंगे जांच। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जदयू क्यों इतना उतावला हो रहा है, आखिरकार तेजस्वी यादव पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये सब जदयू का चरित्र ही यही है, दूसरे के घरों में ताकना झांकना। अब अपनी तो कोई ताकत है नहीं, अपने तो अकेले लड़के देख लिए थे, 2 सीट पर सिमट गए थे, तो वो तो कोई बात नहीं है। अब तो हमेशा किसी न किसी के कंधे पर चढ़ के ऊंचा होना है, या फिर अगर जैसे बताया मैंने पानी तेल वाला खेल, तेल की तरह ही ऊपर तैरना है, गहराई तो है नहीं और बातें बड़ी बड़ी है। अब देखिए ना, अभी कैसे आपस में उछल कूद शुरू हो गया है। एक बहुत बड़े नेता ने आकर अपना पार्टी विलय किया था, अब ये भाग गए यहाँ से छोड़ के, पटना छोड़ के। जब सब शपथ ग्रहण कंप्लीट हो जाएगा तब वो आएंगे। तो ये सब चीज़ें तो होंगी। कल भी आपको देखने को मिला था एक नेता के यहाँ जमावड़ा हुआ था। तो जहाँ तक तो जदयू की कहानी खत्म है। जदयू को लेके आप प्रश्न कीजिएगा तो जदयू एक, चूँकि परिवारवादी भी नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि उसमें वो दोष है, लेकिन अब नीतीश जी तो नीतीश जी धीरे धीरे अब जवान तो नहीं हो रहे हैं, उम्र के जिस पड़ाव पे पहुंच रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा राजनीति करने का समय बचा भी नहीं उनके पास में, और उन्होंने कोई उत्तराधिकारी भी तैयार नहीं किया है। और जिनको लगा था उत्तराधिकारी बनाएंगे वही खपा होकर भाग गए। एक बार लगा कि प्रशांत किशोर बन रहे हैं तो उनको निकाल दिया गया, फिर लगा कि RCP को तो पक्का ही उत्तराधिकारी बनाएंगे, तो वो किस तरह से बेआबरू होकर निकले। और आज उपेंद्र कुशवाहा जी जो है सो मुँह फुला के भाग रहे हैं, तो उत्तराधिकार भी तैयार नहीं करते हैं। तो पार्टी तो खत्म के कगार पे ही है। तो मैं समझता है कि इसमें तो लाभ तो RJD और BJP को ही होना है। ये जो खेल हुआ है उसको मैं खेल ही कहूँगा। ये जो खेल जिस तरह से खेला गया, कोई कारण न बताकर अचानक बड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो क्या 2017 में बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे जब आप आए थे भाजपा के साथ में, और क्या अचानक अपमान आपका कर दिया गया। सब बड़े बड़े नेता आकर तो आपको जो है सो अपने सर पर ही बिठा रहे थे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो स्वयं वहाँ से अपमानित होकर निकाला गया हूँ। लेकिन कम से कम हम कहें कि हमको BJP ने अपमानित किया तो बात शोभा देती है। आप तो कम संख्या लेकर आए तब भी आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। और छोड़िए, बार बार लोग कहते हैं चिराग मॉडल कौन किसका बनाया हुआ था? चिराग को गठबंधन से बाहर किसने किया था? किसने जिद किया था कि चिराग को नहीं देंगे, रखेंगे? आपने बाहर किया तो क्या सोचते चिराग जाके घर में सूत जाते? आप जब उनको निकालेंगे तो निश्चित रूप से खड़ा करेंगे। अब उनको तो भाजपा ने निकाला नहीं था कि भाजपा की जड़ खोदे। तो आज अगर उन्होंने आपके जड़ खोदने का काम किया और आपकी संख्या उसके कारण कुछ कम हुई, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा सीट जीतने वाले नहीं थे, मिला के देख लीजिएगा तो कौन कौन से कितने सीट हारे हैं उसके चलते उनको पता होना चाहिए। तो जब सीटें नहीं आई तो जैसे तब चिराग बहुत बाहुबली हो गए, और जब निकाल रहे थे तो उनके अंदर कोई दमे नहीं था। एक और सवाल
है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही आनंद मोहन को लेकर के आप देखे होंगे कि सुर्खियों में थे बिहार के, क्योंकि वो एक पेशी के मामले को लेकर पटना में आते हैं, फिर अपने आवास पे जाते हैं, परिवारों के साथ मस्ती करते हैं, शहर में भी घूमते नजर आते हैं। जब मीडिया की नजर पड़ती है तब आनंद फानन में नहीं, मैं नहीं समझता कि उसमें सरकार का हाथ है। हमको लगता है कि जो अफसर उनको ट्रीट कर रहे थे, जो डील कर रहे थे, उन अफसरों से चूक हुई है। उन्होंने ओवर इंथुजियाज्म में काम कर दिया है। मैं नहीं समझता कि नीतीश जी या तेजस्वी जी ने आनंद मोहन जी को इस तरह से जो है सो जिस तरह से जो देखने को मिला वो करने के लिए छूट दे रखी थी या कुछ इस तरह का आदेश निर्देश यहाँ से गया था।